हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के कुछ और एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एटलीस्ट मैक्सिमम मैंने 30 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a type of budgetary deficit in Indian finance? यानी कि कौन सा budgetary deficit का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है इंडियन पब्लिक फाइनेंस में। तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है, बाकी हमने सब पढ़ा है, रेवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिसनर्स, what type of deficit occurs when the government total expenditure exceeds its total revenue excluding borrowing? यानी कि किस तरीके की डेफिसिट होगी, किस तरीके की डेफिसिट आएगी जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू से। सो लिसनर्स, इस तरीके में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, which deficit takes into account both revenue and capital expenditure along with revenue and capital receipt? कौन से डेफिसिट में हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट की भी बात करते हैं? तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी फिजिकल डेफिसिट में ये चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल फेडरलिज्म आर इंड्रीज्ड इन विच पार्ट? यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो किस भाग में आता है? तो लिसनर्स, ये आता है सी, यानी पार्ट 11 में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Which article of Indian Constitution deals with the distribution of revenue between the union and states? कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है किस चीज के बारे में? रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यूनियन और स्टेट्स के बीच में। सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 280 के तहत हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल? यानी जो फाइनेंस कमीशन है किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आता है? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 280। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों पूछे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन प्राइमरली रिलेट्स टू? फाइनेंस कमीशन का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, क्या होता है फाइनेंस कमीशन? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, रेवेन्यू का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट्स के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is responsible for preparing the annual financial statement of the government of India? यानी कि कौन सा इसमें से जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? सो लिसनर्स, इसका है फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द टर्म प्लान एक्सपेंडिचर इन इंडियन पब्लिक फाइनेंस रिफर्स टू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू? यानी कि जो प्लान एक्सपेंडिचर है इंडियन पब्लिक फाइनेंस में, ये किस एक्सपेंडिचर को बताता है? तो लिसनर्स, ये बताता है प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम को, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि कौन सा इसमें से इनकम का सोर्स, स्रोत नहीं है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, which financial institution in India primarily deals with rural credit and agricultural finance? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था डील करती है इंडिया में रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल फाइनेंस से? सो लिसनर्स, ये है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया? कौन सा एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का? तो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, या फिर वेल्थ टैक्स? तो लिसनर्स, हम सब जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स किसका एग्जांपल है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? प्राइमरी फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य? तो लिसनर्स, ये क्या करता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होती हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं लिसनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन? सो लिसनर्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सो लिसनर्स, चलिए मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन अगर आपको ये रिवाइज हो जाएगा, आप बता सकते हैं इसका आर्टिकल कौन सा है? 280, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हु अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया?
कौन फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है? सो लिसनर्स, ये कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। So question number 16 की तरफ मूव करेंगे. Which of the following is not a criteria considered by the Finance Commission while recommending the distribution of finance between the Union States? यानी कौन सा क्राइटेरिया कंसीडर नहीं किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा जब भी वो क्या करते हैं, फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिजिकल डेफिसिट को. नेक्स्ट पे मूव करने से पहले लिसनर्स, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सिर्फ आपको हमारे इस चैनल को ज्वाइन करना है. लिसनर्स, यहाँ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइडेड है, उससे वहां जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं. वहां से आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ पे सारी चीजें बस फ्री प्रोवाइड हो रही है. बस हमारे चैनल को आप लाइक एंड सपोर्ट जरूर करिए. सो आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच फाइनेंस कमीशन इज करेंटली इन ऑपरेशन इन इंडिया? कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है? सो हम सभी को पता है 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, यानी ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य बजटरी प्रोसीजर का इंडिया में? तो लिसनर्स, ये क्या करता है? टू लोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली अमंग वेरियस सेक्टर्स. बहुत सारे सेक्टर्स में रिसोर्सेज को से एफिशिएंटली एलोकेट करता है. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे. हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? यूनियन बजट को कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following stages of the budgetary procedure involves the presentation of the budget in the parliament? कौन से स्टेज में बजटरी प्रोसीजर के ये बताया जाता है कि बजट का प्रेजेंटेशन होगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा? सो लिसनर्स, इस बजट एथोराइजेशन जो होता है स्टेज, उसमें इसके बारे में जानकारी दी जाती है, यानी ऑप्शन सी. देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है लिसनर्स, और काफी यूनिक यूनिक से क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो. वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा. लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है लिसनर्स. और हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें. अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं. सो लिसनर्स, इसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर या फिर एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स आपको कमेंट करिएगा, आपको वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. So question number 21 है, the term vote on account in the Indian budgetary procedure refers to. vote on account Indian budgetary procedure में इसका क्या मतलब है वोट ऑन अकाउंट का? तो इसका मतलब ये है लिसनर्स, प्रोविजनल बजटरी एलोकेशंस टू मीट एक्सपेंडिचर टिल द फुल बजट इज अप्रूव्ड. मतलब बजटरी एलोकेशन किया जाता है एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जब तक कि फुल बजट अप्रूव नहीं हो जाता. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 22 है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रेगुलेटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट प्राइमरली एम्स एट. देखिए लिसनर्स, जो एफआरबीएम एक्ट है ना, इसके बारे में आपको पूछा जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. तो इसका क्या एम है? तो लिसनर्स, ये क्या करता है? बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी ऑप्शन बी, यानी रिड्यूस बजट डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कौन सा फाइनेंशियल कंट्रोल का टूल नहीं है जो गवर्नमेंट यूज करती है? सो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, फॉरेन पॉलिसी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे. व्हाट डज फिजिकल कंसोलिडेशन रिफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस? फिजिकल कंसोलिडेशन का क्या मतलब है अगर गवर्नमेंट के फाइनेंस के संदर्भ में देखा जाए? तो इसका मतलब है रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं, जो व्यय है, उसको कम करना, यानी रिड्यूस करना, डिक्रीज करना. तो रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन? फिजिकल कंसोलिडेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है रिड्यूसिंग पब्लिक डेट. ये पब्लिक सार्वजनिक डेट को जो होती है उसको कम करने की बात करता है, यानी रिड्यूसिंग पब्लिक डेट इसका आंसर है. सो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं. What does FRBM Act stand for in the Indian context? FRBM Act का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे आ गया. तो लिसनर्स, हम सभी को पता है फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे. व्हाट डज द FRBM एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? ये कब आया, ये कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2003 में आया ये. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें लिसनर्स, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द FRBM एक्ट? है इसका क्या प्राइमरी गोल है? सो लिसनर्स, इसका आंसर है टू लिमिट द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट. इन गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट है उसको लिमिट करना, कम करना, ये इसका मेन गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है. क्वेश्चन नंबर 30 है,
तो लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 30 के मूव करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो FRBM एक्ट है, जो इसका प्राइमरी गोल, जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लिसनर्स, इससे रिलेटेड काफी सारी जो चीजें हैं, MCQs हैं, इसमें मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी अगर आपको अलग से इस पर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो 30 की बात करें, FRBM Act. Under the FRBM Act, what is the target for the fiscal deficit as a percentage of GDP for the Indian government? तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन ए, यानी 3%। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।